Hello everyone. First of all, a happy new year to you. I wish this year could bring a lot of happiness and massive success in your life. So today, me Ujjwal Kapil welcome you to my channel, and today we are going to talk about interference, which is the most important topic, one of the most important topic of board exams. So let's get started without wasting. तो हम बात कर रहे थे इंटरफेरेंस की. इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन टू सुपरइम्पोजिंग वेव्स मीट. क्या होता है इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ टू सुपरपोजिंग वेव्स विद इन इट्स मीडियम. हमने कहा कि जब दो कोई भी वेव ट्रेल आती है इस तरह से एक मीडियम में, एक इधर वेव ट्रेल इधर जा रही है और एक वेव ट्रेल इधर से आ रही है, ये जहां पर भी सुपर इम्पोज होगी तो वहां पर क्या होगा? वहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी और एक नई वेव ट्रेल बनेगी. तो हमें उसका यहाँ पर सोल्यूशन निकालना है. उसका क्या निकालना है? नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उसका रिजल्टेंट निकालना होगा कि वो क्या होगी. तो हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन है ये था, it is a redistribution of energy when two or more than two waves meet or superimpose. तो यहाँ पे उतारिए. फिर इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेरिवेशन यूज होगा. हम उस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं. डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस का. इंटरफेरेंस में डेरिवेशन हमको क्या निकालना होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट इंटेंसिटी, नेट एम्पलीट्यूड, हमको ये सभी चीजें निकालनी होगी. तो हम सबसे पहले इसमें एज्यूम करते हैं कि जो फर्स्ट वेव की इक्वेशन है वो क्या है? y = a sin omega t, a1 sin omega t. तो डिस्प्लेसमेंट में एम्पलीट्यूड भी अलग होंगे उनके. एंड y2 = a2 sin omega t plus phi, where phi is a phase difference. ये क्या है? फेज डिफरेंस. कुछ तो फेज डिफरेंस आया होगा ना, जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में जो भी फेज डिफरेंस आया होगा वो हमने यहाँ पर का फेज डिफरेंस phi. अब हम क्या करना है? फ्रॉम बाय द डेफिनेशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीस टू वेव्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट. जो यहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इन वेव का, वो क्या होगा? इन दोनों का सम होगा. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? y = y1 plus y2. इस रिजल्ट को आगे यूज करते हुए हम इस डेरिवेशन को आगे पे डेफिनेशन आया है बाय द डेफिनेशन ऑफ सुपरइम्पोजिंग वेव. सुपरपोजिंग वेव्स हमने बताई थी कि जो अपना नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? इन दोनों का सम होगा. द नेट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट दीस टू वेव्स. तो यहाँ से अपना डेरिवेशन आगे प्रोसीड करते हैं. तो y = इस इक्वेशन में दो वैल्यू रखेंगे, a1 sin omega t plus a2, ब्रैकेट यहाँ पर लगाना इस तरह से, y = a2 sin omega t plus phi. अब हम यहाँ पर दिख रहा है कि साइन की आइडेंटिटी यहाँ पर ओपन होगी. sin omega t plus phi दिख रहा है आपको, sin omega t plus phi, इसकी यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन होगी. तो साइन की आइडेंटिटी क्या होती है? यहाँ पर साइन की यहाँ पर अगर हम लिखे हैं, यहाँ पर इधर लिखते हैं साइन की आइडेंटिटी. साइन ए cos b प्लस cos a sin b. तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करेंगे. फिर आगे फर्दर इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे. Then y = a1 sin omega t plus a2 sin omega t cos phi इस तरह से कंप्लीमेंट बन करते हैं प्लस cos omega t sin phi. ठीक है, इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को फर्दर एक्सपेंड किया. उसके बाद जो है sin omega t और इस sin omega t है, इनको हम कंबाइन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर कंबाइन करते हैं a1 प्लस a2 cos phi, बाहर क्या आ गया इसके? sin omega t. यहाँ से भी इसमें से ये कॉमन निकाला और इस एक्सप्रेशन से ये कॉमन निकाला. अब जो आगे बचा हुआ एक्सप्रेशन है उसमें क्या आएगा? a2 cos omega t sin phi. यहाँ तक समझ में आया सबको?
बहुत सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर ये दो एक्सप्रेशन है ना, इन दो का हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पर कोस और इधर वाले को साइन। आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं a1 प्लस a2 cos phi को इधर लेट a1 प्लस a2 cos phi इक्वल्स टू r cos थीटा। phi डेल्टा यूज कर लेते हैं, cos डेल्टा, और a2 sin phi इक्वल्स टू r sin डेल्टा। यहाँ से हम निकाल लेंगे, हम क्या यूज करते हैं, वहां से हम r की वैल्यू निकालेंगे। तो उधर एक्सपेंड करते हैं। पहले इनको आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इस तरह की इक्वेशंस आती है, उन्हें स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं। तो अब ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज टू इक्वेशंस, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो ये आपको पता है cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी याद होगी, ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी को यहाँ भी यूज करते हुए, तो a1 प्लस a2 cos phi का स्क्वायर प्लस a2 sin phi का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये यहाँ से हमने सीधा डायरेक्ट लिख दिया, इसकी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करते हैं r स्क्वायर। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हम इसमें यहाँ पर यूज करते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस 2a1 a2 cos phi प्लस इस वाले का स्क्वायर, ये हमने इसकी आइडेंटिटी यहाँ पर खोल दी, प्लस इसका स्क्वायर a2 sin phi का होल स्क्वायर, a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi इनका स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सिंपल, थोड़ा सा अगर बोर्ड छोटा है होने की वजह से थोड़ा सही नहीं हो रहा है, पर आप एक्सप्रेशन को ध्यान दीजिए। एक्सप्रेशन हमने सिंपल इसको ओपन किया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस 2a1 a2 cos phi, इसकी आइडेंटिटी खुल गई। फिर बाद में a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi यहाँ पर खुल गया इक्वल टू r स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से इस एक्सप्रेशन में नजर डालें, तो जो अपना ये वाला है और ये वाला है, ये इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। हम तो इनको कंबाइन कर लेते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन जैसे ही करेंगे, लिख लेता हूँ मैं एक बार, cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi प्लस 2a1 a2 cos phi इक्वल टू r स्क्वायर। इन दोनों को वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। समझ रहे आप, इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi इक्वल टू r स्क्वायर। ये अपना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आ गया। ये क्या है, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्रेशन में यहाँ ले आते हैं, एक्सपेंड करके इसी को यूज करेंगे आगे। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi इज इक्वल टू r स्क्वायर। अभी r क्या है, r इसमें रिजल्टेंट है, उसको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का भी नाम दे सकते हैं। क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, r स्क्वायर, या फिर हम इसको r इज इक्विवेलेंट टू एम्पलीट्यूड। a1 a2 जो नाम उसका एम्पलीट्यूड लिख दिया a स्क्वायर, ये इसका नेट एम्पलीट्यूड आ गया। अब ये मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, आप देख सकते हैं ये सभी तो कांस्टेंट है। यहाँ पर a1 भी a2 भी 2a1 a2 और स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है। जो सिर्फ एक वेरिएबल चीज है वो है cos phi। अब ये डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। अब मैक्सिमम की बात करें, cos phi मैक्सिमम कब होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। भाई cos की वैल्यू कहाँ तक वेरी करती है, cos phi की वैल्यू -1 to +1 तक वेरी करती है, -1 to +1 तक वेरी करती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब cos phi क्या आ जाएगा, cos phi 1 कहाँ होगा, जहाँ पर 0 होगा। 0 इसका ग्राफ बनाए तो आपको ज्यादा बेहतर पता चलेगा। cos phi मैक्सिमम यहाँ पर हुआ 0 पर, इसके बाद ये क्या आया, बताइए क्या, ये π/2, ये पाई, 3π/3, 2π, फिर दोबारा 2π पर मैक्सिमम हुआ। मतलब 0, 2π, 4π, 2n π पर हम कह सकते हैं ये यहाँ पर मैक्सिमम होगा। कहाँ पर मैक्सिमम होगा, 2n π पर, बिल्कुल ठीक है।
यहां से कर लिया हमने, तो मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम cos phi equal to 1 when phi is equals to 0, 2 pi, 4 pi और एक्सेट्रा। जब यहाँ पर एक बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पर ही मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर मिनिमम की बात करें तो इसका जो मिनिमम होगा वो भी डिपेंड किस पर करेगा, वो भी अपने यहाँ पर cos पर ही मिनिमा डिपेंड करेगा। तो मिनिमा cos जब कब होगा, माइनस होगा। माइनस मतलब यहाँ पर क्या है, पाई। फिर दोबारा यहाँ पर क्या आएगा, देखिए आपको ग्राफ को देखिए ना, इसका जो ग्राफ बना हुआ है इस पर ये पाई आया, 2 पाई आया, फिर इसका हाफ जुड़ा, फिर हाफ जुड़ा, तो 3 पाई। मतलब मिनिमम फॉर मिनिमा पाई इज इक्वल्स टू पाई, 3 पाई, 5 पाई। जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो n - 1 π/2 और जनरल एक्सप्रेशन इतना समझ में आ गया। इसका यहाँ पर और जनरल एक्सप्रेशन क्या है, 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई। यहाँ पर सिंपल 2 पाई, यहाँ पर मैक्सिमम कहाँ से 2 पाई पर, यहाँ पर 2n + 1 पाई। तो यहाँ पर इसका रिजल्टेंट आ गया है। यहाँ पर आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बोर्ड को इरेज करता हूँ, ठीक है। मैंने इतना क्वेश्चन रिलीज किया है। अब अपने यहाँ पर वीकनेस का फॉर मैक्सिमा की आ गई कंडीशन, फॉर मिनिमा की कंडीशन आ गई। अब हमारे पास एक अब यहाँ पर जो रिलेशन हो आता है, जो इसमें आगे फर्दर क्वेश्चन हमारा प्रोसीड होगा, वो आते हैं इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी क्या मतलब, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। जो इंटेंसिटी है एम्पलीट्यूड की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसा फिर इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, हम इसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, वहीं पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, हम उसको वेव की इंटेंसिटी जो निकालेंगे, जो सुपर इम्पोज होकर वेव जो ट्रेल आ रही थी, यहाँ पर मैंने दिखाया था पीछे जो वेव ट्रेल आ रही थी, जो इनका मैक्सिमम मिलकर आ रही थी, जो वेव ट्रेल मिलकर नई वेव बन रही थी, उसकी इंटेंसिटी तो निकालनी होगी हमको। तो उसकी इंटेंसिटी के लिए हम यहाँ पर एक रिलेशन यूज करते हैं ना, I is directly proportional to a square। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे अपना इंटेंसिटी। तो I यहाँ पर I1 स्क्वायर मिलाएगा, इसी इक्वेशन को डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, बस इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को पुट कर देंगे। यहाँ पर a स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, तो यहाँ पर A1 क्या होगा, I1। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, I2 + 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब ये रिलेशन है तो इसका I √ में इज इक्वल टू ए भी तो रिलेशन होगा, √i इज इक्वल टू ए। तो सिमिलरली √i1 i2 cos phi सिमिलरली लिखा जाएगा a स्क्वायर का i। ये रिजल्टेंट यहाँ पर इंटेंसिटी का रिलेशन आ गया। तो रिजल्टेंट क्या आ गया, इंटेंसिटी का रिलेशन आ गया। तो ये अपना इंटरफेरेंस का इतना ही था। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंसेप्ट के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर।